वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन हम बात कर रहे थे सिंध में मुमकिन सैलाब और उसकी जो है सिंध हुकूमत ने क्या तैयारी की है, उस हवाले से हम बात करेंगे। अभी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सिंध के सीनियर सहाफ़ी हैं जिनका ताल्लुक हैदराबाद से जामशोरों से है। उनसे हम बात करेंगे नेमत खोड़ो साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। नेमत खोड़ो साहब खुशामदेद। नेमत खोड़ो साहब, सिंध में ऊंचे दर्जे के सैलाबी वार्निंग जारी किए गए हैं, NDMA ने जारी किए हैं, और उसमें आपको क्या लगता है कि जो 2010 में सैलाब था और ये जो अभी करंट सैलाब आ रहा है उसमें क्या फ़र्क होगा? उसमें तो बहुत तबाही हुई थी 2010 वाले सैलाब में, उसमें 11 लाख क्यूसेक पानी गुजरा था। अभी क्या सूरत हाल होगी? आसिफ भाई, बड़ी मेहरबानी अपने प्रोग्राम में मदद करने के लिए। ये सिचुएशन जो नजर आ रही है, सही तरीके से जो तज्जिया कर सकते हैं वो तो आबी माहिरीन जो हैं वो ही कर सकते हैं, और उनके ही तवसत से उनकी ही जो मालूमात दी हुई है और जो हुकूमती ओहदेदारान हैं, मिनिस्टर साहबान हैं, जो फोकल पर्सन बनाए गए हैं, उनकी तरफ से जो इतलात आ रही हैं उससे इब्तदाई तौर पर यह कहा गया हमें कि बड़ी मुश्किल से कोई 6-7 लाख क्यूसेक पानी या 8 लाख क्यूसेक तक पानी आएगा। मगर जो गैर जानबदाराना तौर पर हम देख रहे थे एक साफी की हैसियत से, और आपको पता है कि पानी का मसला सिंध के हवाले से तो बहुत ही हसास है, पूरे पाकिस्तान में एक हसास मसला है, तो उसको देखना पड़ता है, और क्लाइमेट चेंज के तनाजुर में तो उसको और डीपली देखना पड़ता है। तो अभी नजर ये आ रहा है कि रावी से जो पानी आया भारत से, और सतलज में जो पानी आया, चनाब में पानी आया, या झेलम में जो पानी है, जिस तरह मंगला भरा हुआ है, तरबेला भरा हुआ है, और फिर अभी 1 सितंबर से 4 तारीख तक जो है वो बारिश की, मजीद बारिशों की जो है वो पेशगोई की गई है। खासतौर पे जो सिंधु दरिया में सिंध पे जो पानी असरअंदाज होता है वो कोहे सलेमान बलूचिस्तान की बरसातें होती हैं। जहां भी पहाड़ों में बरसात होती है तो वो पता है बहुत ज्यादा पानी आता है। तो अभी महसूस ये हो रहा है, और खुद मिनिस्टर इरिगेशन मिनिस्टर जो है या फोकल पर्सन जो है, हाँ, सिंध गवर्नमेंट के जो फोकल पर्सन मुकर्रर किए हैं, गुड्डू से सखर तक, सखर से कोटली तक, और कोटली से ठट्टा तक, सिजावल तक, वो भी यही कह रहे हैं कि कोई 10-12 लाख क्यूसेक तक पानी आने का इम्कान है। और आपने जो सवाल किया वही सिचुएशन, अल्लाह से रहम करे हम सब पे, कि वही सिचुएशन नजर आ रही है जो 2010 में हुई थी। और फिर क्या हुआ था, ये लोग कहते हैं कि गुड्डू में कैपेसिटी है, गुड्डू जो है वो 10-12 लाख क्यूसेक पानी क्रॉस करा सकता है, और सखर में कम जो है गुंजाइश है 8-10 लाख तक है। और कोटली बैराज तो हम रोज देख रहे हैं उसको कि 2010 में क्या हुआ था। तो सिचुएशन ये है कि ये अभी कहते हैं कि भाई हमने सारे इंतजाम किए हुए हैं, मगर नजर नहीं आता कि जिस तरह अस्पतालों में होता है कि फिर अस्पताल कैसे बनते हैं। ये तो कहते हैं कि लंदन के अस्पताल हैं, ये तो कहते हैं कि सिंध के तालीमी इदारे जो है ये यूरोप के तालीमी इदारे हैं, ये जो कहते हैं कि सिंध का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किसी तरक्की याफ्ता मुल्क की तरह है। तो सरजमीन पे कोई भी बंदोबस्त नजर नहीं आ रहा। 2010 का आपने रेफरेंस दिया, तो उसमें क्या हुआ था, राइट साइड पे दरिया जो है गुड्डू के नीचे ट्रोड़ी बंद जो था उसको तोड़ा गया था। और आसिफ भाई, मैं जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, और उसके बाद आपको पता है कि जामशोर जहाँ खत्म होता है तो कराची शुरू होता है। सही। तो वो पानी कश्मीर कंदकोट ट्रोड़ी बंद जो था वो कश्मीर कंदकोट डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद उसने जेकाबाद को डबोया, उसके बाद उसने शिकारपुर को डबोया, फिर वो कंबर शहदाद कोट से होता हुआ, दादू से होता हुआ मंशर को उसने ओवरफ्लो किया। और वो पानी आप यकीन भी डूबा था उसमें, खैरपुर नातन भी डूबा था, पूरा शहर, गड़ी खैरो शहर जेकाबाद का और केन शाह जो है दादू डिस्ट्रिक्ट का, वो मुकम्मल डूब गए थे। तो वो पानी मैं आपको बता रहा हूँ कि वो पानी एक अलग दरिया और एक समंदर की सूरत में यहाँ आके कोटली बैराज के जो है अपर स्ट्रीम में आके गिरा था। मतलब वो कश्मीर से जो बंद टूटा था वो जामशोरो आके आखिरी जो बैराज है सिंध का, अपर स्ट्रीम में वो पानी आके गिरा था। और फिर सिजावल से डाउन स्ट्रीम में, कोटली डाउन स्ट्रीम में सिजावल से मोनार की बंद को तोड़ा गया था। अब खुदा न करे कि अगर ऐसी सिचुएशन, ये माहौल बना रहे हैं, इनकी बातों से ऐसी स्मेल आ रही है, बू आ रही है कि ये, क्योंकि पंजाब में हुआ है ना, पंजाब में बैराज बनाने के लिए, शहरों को बचाने के लिए उन्होंने, आपको पता है कि धमाकेदार मादे से जो है वो मवाद से पुष्ट जो है, बंद जो है वो तोड़े हैं। तो सिंध में भी कुछ इस किस्म की सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है, और सरजमीन पे इंतजाम कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। नेमत साहब, ये बताएं कि जो मुमकिन सैलाब है उसके लिए हमारी जो सिंध हुकूमत है वो कितनी तैयार है?
आपके पास क्या मतलब तफसीलात हैं कि वो कितनी तैयार है, उन्होंने कितनी तैयारियां की है? ये अभी हैरान कुन बात ये है कि मैं थोड़ी देर पहले मोहम्मद बख्श महर जो है वो मिनिस्टर हैं और फोकल पर्सन है, उनकी बात सुन रहा था, तो वो घोटकी डिस्ट्रिक्ट के एदाद शुमार बता रहे थे कि कितना नुकसान होगा, कितने गांव डूबेंगे और कितने लोग जो है बेघर होंगे। और अभी कोई शर्जील मेमन साहब जो इतलात मिनिस्टर है, उन्होंने तो पूरे सिंध की फिगर दे दी कि भाई 15.5 लाख लोग जो हैं वो मुतासर होंगे, इतने घर मुतासर होंगे, इतने गांव। इन्होंने मतलब नुकसानात के जो है वो तखमीना लगाया हुआ है, मगर करेंगे क्या करेंगे? ये कह रहे हैं कि हम कैंप बनाएंगे, ये कह रहे हैं कि हम मच्छरदानियां देंगे, ये कह रहे हैं कि हम जो है वो खाना देंगे। भाई असल बात ये है कि आप जो पानी के जो गुजरगाह हैं उन पे जो कब्जे किए हुए हैं वो हम तो 2010 की बात करते हैं। उसके बाद 2011 में आसिफ भाई लाड़ का जो इलाका है जिसमें टंडो मोहम्मद खान, बद्दीन, ठट्टा, सजावल, मीर बुखार पूरा, इसमें जो 2011 में बरसाती सैलाब आया था वो बहुत ही तबाहकुन था, वो बहुत ही तबाहकुन था। तो उसके वहां पे लाड़पट के एरियाज में जो पानी के गुजरगाह है उन पे कब्जे खत्म नहीं हुए, सक्खर में कब्जे खत्म नहीं हुए, कश्मीर, कंदकोट में, घोटकी में, जहां से लाड़काना में और शिकारपुर में, जहां मैं जामशोर की बात करूं, हैदराबाद में की क्या हालत है कि उन लोगों ने रावी दरिया पे अपना हाउसिंग स्कीमें बना ली और अभी बोल रहे हैं कि सिंधु दरिया पे हम डैम बनाएंगे। मैं आपको ये न्यूज देता हूं कि चेक करें आप, जाम खान शोरो जो है वो इरिगेशन मिनिस्टर है, हैदराबाद में डाउन स्ट्रीम में दरिया के पेट में कितने बंगले बने हुए हैं, कितनी हाउसिंग स्कीमें बने हुए हैं। तो कश्मीर से लेके पंजाब से लेके बल्कि ऊपर से जहां से दरिया आता है, मैं सिंध की बात करूं तो कश्मीर और घोटकी से लेके ठट्टा और सिजावल तक पूरे दरिया के अंदर कब्जे किए हुए हैं। ये लोग वो कब्जे खत्म नहीं करा सकते, दरिया को अपना रास्ता नहीं दे सकते, बरसाती नाले जो है उनको अपना रास्ता नहीं दे सकते। LPOD इनका एक तबाहकुन मंसूबा बना हुआ है जो समंदर में पानी ले जाने की बजाय समंदर का पानी ऊपर ले आ जाता है। और RBOD पे राइट साइड पे, दरिया की राइट साइड पे जो नाला बनाया है इन्होंने 35 अरब रुपए खर्च किए, वो पूरा उसका ढांचा जो है तबाह है, वो पानी समंदर की तरफ नहीं ले जाता। जब भी बरसात आती है, जब जबल से, पहाड़ों से पानी आता है, बरसाती नाले आते हैं तो वो टूट जाता है और पता नहीं कई शहरों को तबाह कर देता है। ये हम जब माहौलियाती तब्दीली की बात करते हैं तो सिर्फ हम कहते हैं कि जो तबाही आई है या जो नेचुरल डिजास्टर आए ये माहौलियाती तब्दीली की वजह से, उसमें हमारी जो बैड गवर्नेंस का फैक्टर है या जो हमारे हुक्मरानों की नाअहली है वो कितना अहम है इसमें? सबसे बड़ी जो माहौलियाती तब्दीली की वजह से ये सब कुछ हो रहा है या हम भी कसूरवार हैं इसके? असल बात जो है देखें, माहौलियाती तब्दीली जो है, क्लाइमेट चेंज का मसला जो है या पॉल्यूशन, आलूदगी, ये इसका तो पूरी दुनिया में ये मसला है। मगर पाकिस्तान जैसे ममालिक की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे तो आप खुद देख रहे हैं कि हम लोगों ने एक दरख्त नहीं छोड़ा, दरिया के पेट में एक दरख्त नहीं छोड़ा। सवात में, सवाबी में, बुनीर में, KPK के एरियाज में क्या हुआ? उन्होंने पहाड़ों को काट के बंगले बना लिए, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट बना लिए और फिर अब जब पानी आया तो कितना नुकसान हुआ। हमने पहाड़ों को नहीं छोड़ा, हमने जंगलात को नहीं छोड़ा, दरख्तों को नहीं छोड़ा, माहौलियात को नहीं छोड़ा, किसी चीज को नहीं छोड़ा, हमने डेल्टा को तबाह कर दिया। तो ये गवर्नमेंट की सिर्फ नाअहली में नहीं कहूंगा, ये एक ऐसा संगीन जुर्म है जो जिसकी जितनी भी बड़ी सजा हो तो वो कम है। मगर ये लोग क्या कहते हैं कि नहीं हमारी नाअहली नहीं है, डैम नहीं बने हुए हैं, डैम नहीं बने हुए हैं इसलिए ये हो रहा है। ये बिल्कुल एक, मैं अभी ऐसा अल्फाज बोल जाऊंगा कि ये जान छुड़ाने के लिए कहते हैं एकदम से। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, तो गंडापुर, सिंध के भी कुछ लोग हैं ऐसे, नवाज शरीफ। और बड़ी बात ये है कि अस्करी इदारों के जो जिम्मेदारान है वो भी ये बात कर देते हैं। मैं आपको बताऊं कि जब 2022 में बरसातें हुई थी सिंध और बलूचिस्तान में और सिंध के 24 अजला डूब गए थे, तब क्या हुआ था? तब यही वज़ीर-ए-आज़म PDM की हुकूमत थी, शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे, ये सक्खर बैराज पे आए थे, बिलावल था और मुराद अली शाह CM मौजूद था। वहां पे उसने तकरीर झाड़ी कि क्योंकि बड़े डैम नहीं बने हुए इसलिए ये सैलाब आया है। उसी दौरान 2022 में जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे, उन्होंने दादू डिस्ट्रिक्ट और कंबर शहदादकोट का दौरा किया और मुझे अच्छी तरह याद है अखबारों में लीड न्यूज लगी थी, चैनल्स पे रिपोर्ट हुआ था। उन्होंने तो कालाबाग डैम का नाम ले लिया था कि क्योंकि कालाबाग डैम नहीं बना हुआ इसलिए ये सैलाब आते हैं। भाई कालाबाग डैम कहाँ रहा?
और ये जामशुरू डूबा हुआ था, ठट्टा, बदीन, सिजावल और दादू, कंबर, शहदादकोट, लाड़काना, ये कालाबाग डैम। ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है कि सिंध का पूरा पानी जो आप लेके कालाबाग डैम में डालेंगे? अभी जैसे हो रहा है, सतलज से पानी आ रहा है, रावी से पानी आ रहा है और झेलम से पानी आ रहा है, और ब्यास तो ज्वाइन करता है सतलज को, इंडिया में ही ज्वाइन करता है। तो ये दरिया कहाँ पे रहे? मशरकी दरिया पाकिस्तान के कहाँ पे रहे? कालाबाग डैम कहाँ पे रहा? दयामीर भाषा डैम कहाँ पे रहा? दासू कहाँ पे रहा? थाकोट मोहम्मद अखोड़ी डैम कहाँ पे रहे? और ये लोग कह रहे हैं कि ये डैम बने हुए होते तो ये सैलाब नहीं आता। ये पागल समझते हैं हम लोगों को, पाकिस्तान के अवाम को। आप अपनी हुक्मरानी ठीक करें, आप पानी को रास्ता दें, जैसे डॉक्टर हसन अब्बास कहते हैं कि दरियाओं को बहने दें, यही इलाज है। और जो पहाड़ी नाले हैं उनको बहने दें, उनके रास्तों पे कब्जा नहीं करें, और भी जो एलबीडी हो उसको सेट करें, आरबीओडी को सेट करें, पानी को अपने जो नेचुरल रास्ते हैं वो दे दें, तो इतनी तबाही नहीं होगी जो आपकी जो पेट भरता ही नहीं। और जो भी जगह आपको नजर आती है वहां पे आपकी हाउसिंग स्कीम आ जाती है, आपका फार्म हाउस बन जाता है, आपका बंगला बन जाता है। ये रवश इनको तरक करनी होती। तो हुक्मरानी की बड़ा मसला हुक्मरानी का है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया नेमत खोड़ो साहब, आपने हमें कीमती राय से आगाह किया। जी नाज़रीन, हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद थे नेमत खोड़ो साहब, जिनका कहना था कि ये क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो तबाही आ रही है उसमें सिर्फ क्लाइमेट चेंज को हम कसूरवार नहीं कह सकते, क्योंकि वो पूरी दुनिया में हो रहा है क्लाइमेट चेंज, माहौलियाती तबाही के हवाले से जो नेचुरल डिज़ास्टर आए। लेकिन हमारी जो हुकूमत है, हमारे जो हुक्मरान हैं, वो बैड गवर्नेंस की वजह से भी हमारी ज़्यादा तबाही हो रही है, नुकसान हो रहा है। नाज़रीन, यहाँ पर हम लेंगे एक मुख्तसर सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।